रामपुर गांव की गलियों में एक पुराना कच्चा घर था, जिसकी दीवारों पर वक़्त की दरारें साफ दिखती थीं। उसी घर में रहते थे भोलू और उसकी दादी विमला। भोलू अब 13 साल का हो चुका था और उसकी मासूम आंखों में हमेशा ढेर सारे सवाल तैरते रहते। उसके माता पिता की मौत एक रहस्य बनकर रह गई थी। गांव में कोई इस बारे में बात नहीं करता था। जो करता वो बस चुप हो जाता, जैसे किसी ने उसकी जुबान छीन ली हो। दादी विमला, जो अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर थीं, दिन रात मेहनत करके किसी तरह भोलू को स्कूल भेजती। खेतों में काम करती, दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करती, लेकिन कभी थकने की शिकायत नहीं करती। भोलू को वो सिर्फ पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। सुबह की हल्की धूप पूरे गांव में फैल रही थी। मुर्गे की बांग और मंदिर की घंटियों की आवाजें वातावरण में गूंज रही थी। भोलू का स्कूल जाने का वक्त हो चुका था। वो अपनी दादी विमला के साथ रोज की तरह स्कूल के रास्ते पर था। रास्ते में चलते चलते अचानक भोलू की नजर एक तरफ गई, एक सुनसान वीरान जंगल की ओर। भोलू, उस जंगल की तरफ न देखो, न कभी वहां जाना। उस जगह ने पहले ही बहुत कुछ छीन लिया है। मैं नहीं चाहती वो तुझसे भी कुछ छीन ले। चलो, सीधा स्कूल चलो। भोलू दादी के साथ तो बढ़ गया, पर उसके मन में उस जंगल को लेकर एक अनकहा डर और अजीब सी जिज्ञासा घर कर चुकी थी। पता है गोलू, जब मैं आज स्कूल के लिए घर से निकल रहा था तो रास्ते में एक सुनसान और डरावना जंगल दिखा। मैंने दादी से पूछा कि उस जंगल में क्या है, लेकिन दादी ने घबराकर मुझे डांट दिया और कहा, उसे कभी मत देखना, वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है। उनकी आंखों में अजीब सा डर था। गोलू, कुछ तो है उस जंगल में। चलो भोलू, अब हमें सच का पता लगाना ही होगा। कोई ना कोई ऐसा राज जरूर है जो दादी तुमसे छुपा रही है, और तभी तो उन्होंने तुम्हें जंगल की तरफ देखने तक से मना किया था। हमें हर हाल में यह रहस्य जानना होगा। दादी, मैं आ गया। आज खाने में क्या बनाया है? मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ, बनाया है ना। तुम पहले हाथ मुंह धो लो, फिर जल्दी से आकर बैठो। मैं अभी खाना परोस देती हूँ। दादी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, लेकिन वादा करो कि आप गुस्सा नहीं करोगी, तभी पूछूंगा। हाँ, पूछो बेटा, क्या पूछना है? और मैं भला तुम्हें कब डांटने लगी? दादी, मुझे सच में जानना है, माँ और पिताजी के साथ क्या हुआ था। आज स्कूल से लौटते वक्त गांव के कुछ लोग कह रहे थे कि वो एक दिन अचानक जंगल की ओर गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। किसी को आज तक नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ था। दादी, क्या ये सच है? अरे नहीं बेटा, तुम्हारे माँ बाप बस एक हादसे में चल बसे थे और कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं तुमसे छुपाऊं। लेकिन ये सब सोचकर अपने दिल को भारी मत किया कर। तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। बस मन लगाकर पढ़ो और अच्छा इंसान बनो। यही तुम्हारे माँ पापा की भी ख्वाहिश थी। भोलू बाहर से तो चुप हो गया और बात वहीं खत्म कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में कई सवालों का तूफान चल रहा था। वह जानता था कि जवाब चाहिए उसे हर उस सवाल का जो उसकी माँ बाप की यादों से जुड़ा है, पर वो ये भी समझता था कि अभी वक्त सही नहीं है और दादी भी शायद अभी सच बताने के लिए तैयार नहीं थी। अगले दिन भोलू स्कूल के लिए तैयार होकर निकल पड़ता है। स्कूल पहुंचते ही वो गोलू को सारी बात बताता है। दादी की कही हर बात, गांव वालों की बातें और अपने मन में उठते सवाल भी।
चल भोलू, अब वक्त आ गया है सच जानने का। तुम्हारे माँ बाप के साथ आखिर क्या हुआ था? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमें ये बताएगा कौन? कौन हमारी मदद कर सकता है? गांव वालों से तो हम कुछ पूछ नहीं सकते, वरना वो सब जाकर तुम्हारी दादी को बता देंगे। हमें कोई ऐसा चाहिए जो ना हमें जानता हो और ना ही गांव वालों से जुड़ा हो। कोई जो सिर्फ सच तक पहुंचने में हमारी मदद करे, चुपचाप। गोलू अपने घर जाकर अपनी माँ से पूछता है। माँ, इस गांव में ऐसा कौन है जो बहुत पहले से यहाँ रह रहा है, जिसे गांव की हर छोटी बड़ी बात पता हो? कौन है माँ? क्या करोगे गोलू ये सब जानकर? अचानक तुम्हें ऐसी बातें क्यों सूझ रही हैं? कोई खास वजह है क्या? या फिर बस यूं ही मस्ती में पूछ रहे हो? बताओ ना माँ, बस ऐसे ही जानना था कि हमारे गांव में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है। यूं ही पूछ रहा था, बताओ ना। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। गांव की सड़क के उस पार एक पुरानी सी झोपड़ी है। वहीं रहती है एक बुजुर्ग महिला। लोग उन्हें दादी अम्मा कहते हैं। वहीं इस गांव की सबसे पुरानी और सबसे चुप रहने वाली इंसान है। उम्र तो जैसे रुक ही गई है उनके पास। कोई नहीं जानता वो कितनी पुरानी है, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने इस गांव की कई पीढ़ियां देखी हैं। अगर किसी को सब कुछ पता है तो शायद वही है। गोलू जैसे ही ये सब जानता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। बिना एक पल गंवाए वो सीधा अपने घर से निकल पड़ता है। तेज कदमों से वो सीधे भोलू के घर पहुंचता है और हाँफते हुए कहता है। भोलू, मुझे कुछ पता चला है। बहुत जरूरी बात है, तुम्हें अभी सुननी होगी। फिर वो धीरे धीरे पूरी बात बताता है। उस झोपड़ी का जिक्र, वहां रहने वाली रहस्यमयी बुजुर्ग महिला का नाम और वो सब जो उसकी माँ ने कहा था। भोलू और गोलू दिल में ढेर सारे सवाल और आंखों में हिम्मत लिए उस पुरानी झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। झोपड़ी की दीवारें समय की मार से झुकी हुई थी और वहां पसरा सन्नाटा उनके दिल की धड़कनों को और तेज कर देता है। दोनों धीरे धीरे भीतर झांकते हैं और सामने धुंधली सी रोशनी में बैठी थी वह बुजुर्ग महिला, चुप, स्थिर, जैसे सालों से किसी के इंतजार में हो। दादी, दादी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, पूछो, लेकिन ये बताओ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे माता पिता को पता चला कि तुम बिना बताए मुझसे मिलने आए हो तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और शायद डांट भी पड़े। मेरे पास तो कोई आता ही नहीं, न दिन में न रात में। सालों बीत गए और आज अचानक तुम दोनों बच्चे यहाँ कैसे आ गए? क्या कोई बात है जो तुम जानना चाहते हो या फिर कोई बात जो तुम पहले से जानते हो? दादी अम्मा, ये मेरा दोस्त भोलू है। इसे जानना है कि इसके माँ पापा के साथ क्या हुआ था। गांव में सब कहते हैं कि वो एक दिन अचानक चले गए और फिर कभी लौटे ही नहीं। किसी को आज तक ये नहीं पता चला कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन हमें लगता है अगर किसी को सच पता हो सकता है तो वो सिर्फ आप हैं, क्योंकि आप इस गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार इंसान हैं। आपने सब कुछ देखा है, सुना है। तो क्या आप जानती हैं कि भोलू के माँ बाप सच में कैसे चले गए? क्या हुआ था उस दिन? अच्छा, तुम दोनों उन लोगों की बात तो नहीं कर रहे जो कभी उस जंगल की ओर गए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए? मैं वहीं थी, पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ अपनी आंखों से देखा था मैंने।
तुम दोनों ने मेरे बच्चे को चुराने की कोशिश की है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जैसे मेरा बच्चा अपनी माँ के लिए तड़प तड़प कर रोया था, वैसे ही अब तुम्हारा बच्चा भी तुम दोनों को ढूंढता रहेगा, रोता रहेगा, पर तुम्हें कभी नहीं पाएगा। तुम्हारी चीखें भी इस जंगल में गूंजेंगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा, जैसे मेरी नहीं थी। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हम आपके बच्चे को चुराने नहीं आए थे। हम तो बस उसकी चीखें सुनकर दौड़े थे। वो नन्हा सा बच्चा बहुत रो रहा था, कांप रहा था, तो हमने सोचा इसे गोद में लेकर थोड़ी देर सुला दें, इसे चुप करवा दें। पर तभी आप आ गई और आपको लगा कि हम उसे चुरा रहे हैं। हमारी नीयत बुरी नहीं थी, हम तो बस मदद करना चाहते थे। डर से कांप रही थी। तुम्हारे माता पिता एक छोटे से बच्चे को बचाने के लिए उसकी ओर भागे थे। वो बच्चा बुरी तरह रो रहा था। जैसे ही तुम्हारी माँ ने उसे गोद में उठाया, तभी उस बच्चे की माँ वहां आ गई। उसे ऐसा लगा कि तुम्हारे माता पिता उसके बच्चे को चुरा रहे हैं। वो बिना कुछ सोचे घबराकर बच्चे को उनकी गोद से छीन लेती है और फिर गुस्से में आकर उन्हें कुछ श्राप देती है। मैं बहुत डर गई थी और जैसे तैसे वहां से भाग निकली। डर की मारी सीधी गांव पहुंची और जब गांव वालों को सब कुछ बताया तो किसी ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया, उल्टा मुझे ही झूठा समझा गया। फिर जब गांव के लोग जंगल में गए तो वहां कुछ भी नहीं था, न तुम्हारे माता पिता, न वो रहस्यमयी औरत, न कोई निशान। उस दिन के बाद उन्होंने मुझे पागल कहकर गांव से निकाल दिया और तब से मैं इस छोटी सी झोपड़ी में अकेली रह रही हूँ, तन्हा उसी दिन की यादों के साथ। कभी किसी को समझ नहीं आया कि मैंने जो देखा वो सपना नहीं, सच था। यह सब सुनने के बाद गोलू और भोलू दोनों चुपचाप अपने अपने घर की ओर लौट गए। मन भारी था, आंखों में डर और दिल में सैकड़ों सवाल लिए हुए। भोलू, क्या सोच रहे हो? कल चलोगे मेरे साथ जंगल में, वहीं जहां उस बूढ़ी दादी ने तुम्हारे मम्मी पापा को आखिरी बार देखा था? चलो ना, वहीं चलकर पता करते हैं कि आखिर तुम्हारे मम्मी पापा के साथ क्या हुआ था, सच क्या था। पर गोलू, दादी ने तो साफ मना किया है वहां जाने से। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं जंगल गया था तो वो बहुत नाराज होंगी। वो कभी नहीं चाहती कि मैं उस जगह के पास भी जाऊं। शायद वो अब भी किसी डर को अपने सीने में छुपाए हुए हैं। गोलू अपने घर पहुंचता है, पर आज वो रोज की तरह हंसमुख नहीं होता। दरवाजा बंद कर वो चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। आंखें कहीं दूर टिकी होती हैं, जैसे शरीर घर में हो, पर मन अब भी उस जंगल की दहलीज पर अटका हो। तभी उसकी दादी धीरे से उसके पास आती है। पर गोलू कुछ नहीं बोलता, बस यूं ही बैठा रहता है, गुमसुम, खोया हुआ। दादी उसकी तरफ देखती है। क्या हुआ बेटा? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अगर कोई बात है तो अपनी दादी से कहो ना, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। अगर दिल में कोई परेशानी है। नहीं दादी, कोई परेशानी नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसे लेकर आप परेशान हो। आप बस आराम कीजिए, मैं ठीक हूँ। गोलू ने स्कूल जाने का बहाना बनाया और भोलू को चुपचाप अपने साथ ले लिया। पर उनकी राह स्कूल की नहीं थी। वो दोनों जंगल की उसी डरावनी दिशा की ओर बढ़ चले जहां सालों पहले भोलू के माता पिता आखिरी बार देखे गए थे।
जहां से वो कभी लौट कर नहीं आए और जहां का रहस्य आज तक किसी को समझ नहीं आया। वे धीरे धीरे उस जगह पहुंचे। चारों ओर घना सन्नाटा, सूखी पत्तियों की सरसराहट और वो पेड़, वही जगह थी। सब वैसा ही था, लेकिन उनके माता पिता नहीं थे। गोलू ने इधर उधर देखने की कोशिश की, कुछ सुराग, कोई निशान, कोई आवाज, पर कुछ नहीं मिला। सब शांत, सब अनजान। कहीं से तो कुछ पता चले, कोई तो बताए कि तुम्हारे मम्मी पापा को क्या हुआ था, आखिर वो कहाँ गए, क्यों कुछ नहीं बचा। तभी भोलू चुपचाप उन छोटे छोटे पौधों के पास जाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर आवाज तक नहीं निकलती। वो जमीन की ओर टकटकी लगाए बस सोचता रह जाता है। भोलू की आंखों से गिरते आंसू चुपचाप जमीन पर टपकते हैं और फिर धीरे धीरे बहते हुए उन छोटे छोटे पौधों की जड़ों तक जा पहुंचते हैं। तभी कुछ अजीब होता है, जैसे हवा की चाल अचानक बदल जाती है, जैसे वक्त एक पल के लिए थम जाता है। वो दोनों छोटे पौधे अचानक कांपने लगते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो, जैसे कोई दबी हुई आत्मा जाग रही हो। गोलू चौंक कर पीछे हटता है, उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। भोलू अवाक खड़ा बस देख रहा होता है। उसकी आंखों में हैरानी, डर और उम्मीद तीनों एक साथ चमक रहे होते हैं। कुछ ही पलों में भोलू के सामने वो दोनों पेड़ पूरी तरह बदल चुके होते हैं। अब वहां दो इंसान खड़े थे, एक महिला और एक पुरुष, जिनका चेहरा भोलू के लिए किसी तस्वीर से भी ज्यादा जाना पहचाना था। मम्मी, पापा, क्या सच में आप लोग? हाँ बेटा, हम ही हैं। वो श्राप हमें इंसान से पेड़ बना गया था, लेकिन तुम्हारा प्यार, तुम्हारे आंसू उस श्राप को तोड़ गए। हम हर दिन, हर पल तुम्हें पुकारते रहे, इसी आस में कि कोई एक दिन हमें पहचान लेगा और तुम आए, हमारे बेटे, तुम आए। आप दोनों के साथ उस दिन क्या हुआ था? आप दोनों ऐसे पेड़ कैसे बन गए? दादी ने तो बताया था कि एक औरत ने आप पर झूठा इल्जाम लगा दिया था कि आपने उसके बच्चे को चुराने की कोशिश की थी, लेकिन सच क्या है? उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने आपकी जिंदगी ही बदल दी? हाँ बेटा, उस औरत ने हमें गलत समझ लिया था और गलतफहमी में ही हमें श्राप दे दिया। हम दोनों एक ही पल में पेड़ बन गए, पर जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने हमें इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताया, और वो उपाय तुम थे बेटा। हाँ, सिर्फ तुम ही हमें इस बंधन से आजाद कर सकते थे। अब जब मैंने तुम्हें श्राप दे ही दिया है, तो उसे वापस लेना मेरे बस में नहीं है। लेकिन हाँ, एक उपाय है, एक रास्ता जो आसान नहीं होगा और शायद उसकी कीमत भी चुकानी पड़े। अब तुम इस जंगल में दो छोटे छोटे वृक्षों का रूप ले लोगे। तुम्हारी सांसें जड़ बन जाएंगी और तुम्हारा प्रेम पत्तों में सरसराएगा। तुम ना हिल सकोगे, ना बोल सकोगे, बस इसी जंगल की मिट्टी में खो जाओगे। लेकिन जिस दिन तुम्हारा बच्चा तुम्हें ढूंढने निकलेगा, जिस दिन वो सच्चे दिल से तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगा और उसके आंसू तुम्हारी जड़ों को छू लेंगे, उसी पल वो आंसू तुम्हारे श्राप को भिगो देंगे और तुम दोनों फिर से इंसानी रूप में लौट आओगे। वहां से भोलू, उसके माता पिता और गोलू सभी वापस गांव लौट आते हैं। जैसे ही भोलू का परिवार उसके घर पहुंचता है, भोलू की दादी उन्हें देखकर स्तब्ध रह जाती है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दौड़कर भोलू को गले लगा लेती है।
भोलू बेटा, ये क्या चमत्कार है? कहाँ थे मेरे बच्चे इतने सालों तक? मैंने हर दिन, हर रात सिर्फ तुम्हारे मम्मी पापा की दुआ की थी। क्या सच में ये सब हो रहा है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? हाँ दादी, ये सब सच है। माँ और पिताजी अब हमेशा के लिए लौट आए हैं। एक श्राप था जिसने उन्हें इंसान से पेड़ बना दिया था। वो बहुत वर्षों तक उस जंगल में चुपचाप बस मेरी एक पुकार का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब वो श्राप टूट गया है दादी। अब वो दोनों आज़ाद हैं। वो अब सिर्फ पेड़ नहीं, मेरे माता पिता हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे बच्चे वापस आ गए हैं। मेरा घर अब फिर से पूरा हो गया है। भोलू की दादी अपने बेटे और बहू को सालों बाद सामने देखकर बेहद खुश हो जाती है। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, खुशी और सुकून के होते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my YouTube channel.